आदाब मुंसिफ टीम में आप सबका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं नदीम अहमद खान। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर प्रेस क्लब समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पत्रकारों को सस्ते घर और कैशलेस इलाज का दिया भरोसा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन, समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान के लिए दिए निर्देश। कन्नौज में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जुबानी हमला, खाद और गैस सिलेंडर में गड़बड़ी को बताया जनता के साथ अन्याय। पश्चिम बंगाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगे वोट। बद्रीनाथ धाम यात्रा से पहले तैयारियों में खामियां, विधायक ने अधूरे कामों पर जताई नाराजगी। चलिए आगाज करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों से। आपको बता दें कि गोरखपुर से खबर है, प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के लिए सस्ते आवास और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने की बात कही है। सीएम ने कहा कि पत्रकार समाज की आवाज उठाते हैं, इसलिए उनकी समस्याओं पर भी ध्यान देना जरूरी है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। वास्तव में पत्रकारों को, सही पत्रकारों को मान्यता प्राप्त का सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो और उनके पास एक अपना आई कार्ड भी हो, वे कहीं जाएं पहचान का संकट न हो, सही और गलत की पहचान हो सके और सही गलत की पहचान हो सके तो हमें भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमने सबको व्यवस्था की है तो कम से कम मीडिया में मान्यता प्राप्त पत्रकार को भी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम लोगों को कभी कभी दुख होता है, कोई पत्रकार बीमार हो जाता है तो वो सबकी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज कोई उठाता ही नहीं, और तो भोले भटके कभी सूचना मिल जाती है तो कुछ हम लोग वहां खड़े होने का प्रयास कर लेते हैं, अन्यथा कोई सूचना ही नहीं देता, कोई बताता ही नहीं। और इसलिए वह सुविधा उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था, एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैकेनिज्म का आधार जो गोरखपुर में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के माध्यम से यहाँ बनाया गया, जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए और किसी अच्छे ग्रुप से जुड़े हुए वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, उनके सामने कोई समस्या नहीं, लेकिन उससे भी इतर और एक बड़ा तबका है, उन सभी लोगों को जोड़ करके एक अच्छी व्यवस्था हम आगे बढ़ा सकेंगे। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान बच्चों से मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट बांटी। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सीएम ने लोगों से समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का तुरंत कार्रवाई करके सरकार की यही प्राथमिकता है और हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई जाएगी, यही हमारी पहली कोशिश है। वहीं कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार खाली सिलेंडर तो दे सकती है, लेकिन भरे सिलेंडर नहीं दे पा रही है। उन्होंने खाद और गैस सिलेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को कम वजन देकर धोखा दिया जा रहा है। सपा प्रमुख ने इसे जनता के साथ अन्याय बताते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। ये खाली सिलेंडर तो दे सकते हैं, भरे सिलेंडर नहीं दे पाएंगे। सुना है कि जैसे खाद की बोरी में चोरी की है इन्होंने, सिलेंडर आप न पालो, वजन कम है, वजन कम है। और सुना है कि केरोसिन बिकने लगा है, इंडक्शन वाली ये सब बिकने लगी है चीजें, इंडक्शन प्लेटें बिकने लगी। तो सोचिए कितना बड़ा संकट आने वाला है। डीजल पेट्रोल में तो लाइनें हमने देखी और कीमतें भी बढ़ रही हैं। और मैं आपको कह करके जा रहा हूं,
जिस समय इन स्टेट्स का चुनाव खत्म हो जाएगा, डीजल पेट्रोल अपने आप महंगा हो जाएगा। बीजेपी से क्या भरोसा करोगे? जिन्होंने मीटर लगाया वही खिलाफ बोल रहे हैं, जिन्होंने मीटर लगवाया वही खिलाफ बोल रहे हैं। तो आप समझिए कितनी बड़े घोटाला है इसके अंदर, जब भाजपा खुद ही स्वीकार कर रही है इसमें घोटाला है। ये प्रीपेड तो है ही, प्रीपेड पीड़ित भी लोग हैं, इससे प्रीपेड पीड़ित लोग हैं। सब एकजुट हो जाइए। लगता है भाजपा के जिलाध्यक्ष को भी तकलीफ है स्मार्ट मीटर से, वो भी पीड़ित है। वहीं कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में कन्नौज की सभी सीटें सपा जीतेगी। बीजेपी पर साजिश के आरोप भी लगाए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पांचों में हारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों को 2027 के चुनाव की तैयारी रखनी है और कन्नौज में 3 सीटें जीतनी हैं। सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जब जनता से हार जाती है तब इलेक्शन कमीशन से मिलकर के साजिश व षड्यंत्र करते हैं। इसीलिए एसआईआर नहीं था, एनआरसी था। एसआईआर कम, एनआरसी ज्यादा, वोट जोड़ने की एक्सरसाइज कम, वोट तोड़ने की एक्सरसाइज ज्यादा। इसलिए इनकी साजिश षड्यंत्र कामयाब नहीं होगी। बंगाल में फोर्स भी लगा दी, अधिकारी भी पोस्ट कर दिए, उसके बावजूद भी बंगाल की जनता आदरणीय ममता दीदी को जिता रही है ऐतिहासिक वोटिंग से। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनगांव में चुनावी रोड शो में शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट की अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि इस बार सत्ता परिवर्तन जरूरी है और डबल इंजन की सरकार से तेज विकास संभव ही नहीं। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी और लोगों में उत्साह देखने को मिला है। उन्होंने इसे क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए अहम बताया है। यहाँ विकास आएगा भाइयों बहनों, यहाँ बच्चों का भविष्य तय होगा। ये चुनाव जैसे पूरा बंगाल देश की दिशा तय करता है, वैसे ही ये बंगाल पूरे बंगाल की दिशा तय करने वाला है। इसलिए आपके हाथ में बहुत बड़ा प्रभाव आप सबके बीच से जाने वाला है भाइयों बहनों। सोनार बंगला के स्वप्न को, उसके मार्ग को प्रशस्त करने वाला ये चुनाव है भाइयों बहनों। और मैं आपसे कहने आया हूं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं भाइयों बहनों। मेरे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में पूरे बांग्लादेश से बड़ी संख्या में शरणार्थी भाई बहन आए थे और उन शरणार्थी भाई बहनों के सर्टिफिकेट में जब उनका कोई सर्टिफिकेट बनता था तो उसमें लिखा जाता था पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित। भाइयों बहनों, ये बड़ा अपमानजनक शब्द था। मैंने इस शब्द को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाया कि हमारे बंगाल के आए हुए भाई बहनों को भी अब सम्मान से रहने का अधिकार होना चाहिए। हमने पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटा दिया भाई। वहीं बद्रीनाथ धाम से खबर है, 4 धाम यात्रा से पहले तैयारियों में खामियां सामने आई हैं। विधायक लखपत सिंह बुटौला ने निरीक्षण के दौरान अधूरे कामों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के चलते अव्यवस्था बनी हुई है, जिसे जल्द ठीक किया जाएगा। साथ ही निर्देश दिए हैं कि कपाट खुलने से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, बद्रीनाथ जी के कपाट, भगवान श्री नारायण के कपाट 23 तारीख को खुल जाएंगे, लेकिन आप देखोगे 10, 15, 16 दिन रह रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था है चारों ओर काम नहीं हो पाई। यहाँ से यात्री आते हैं, वहाँ से देवडोली आती है, देवडोली के नीचे आप देखिए वो सीवर की लाइन जा रही है, लेकिन वहाँ से रास्ता नहीं बना हुआ। ये यात्रियों के आने के लिए अभी यहाँ से यात्री लोग आते हैं और यहाँ से लाइन लगती है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं की जा रही। लगातार में जो व्यवस्थाएं देखी जा रही वो बहुत नाकाफ़ी है और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये काम हो पाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, इस काम को जल्दी से किया जाए, यात्री लोग आएंगे तो उसको सुविधा हो, ताकि असुविधाओं का सामना न करना पड़े। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले के सदर विधानसभा में पहली बार जनसभा करेंगे। वहीं वो रोजगार मेले का भी उद्घाटन करेंगे। इस मेले में करीब 150 कंपनियां हिस्से लेंगी और लगभग 5000 युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है।
QR कोड से रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रशासन सुरक्षा और तैयारियों में जुटी हुई है। ये पहल युवाओं को रोजगार देने और जिले के विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि इस प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहुत ही ऊर्जावान हैं, परिश्रमी हैं और जिन्होंने प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करने का काम किया है। ऐसे श्री योगी आदित्यनाथ जी 9 अप्रैल को मुजफ्फरनगर के नुमाइश मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और एक बृहद रोजगार मेला हमने आयोजित करने का काम किया है। जो हमारा विभाग है व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास, जो युवाओं को प्रशिक्षित करके लगातार रोजगार देने के नए नए अवसर प्रदान करता है, उन सब ने विभाग के माध्यम से 150 बड़ी कंपनियां, जिसमें मुजफ्फर स्तर की कंपनियां भी होंगी, जो मुजफ्फर फैक्ट्रियाँ वो भी होंगी, मेरठ से, गाजियाबाद से, नोएडा से और नेशनल इंटरनेशनल लेवल की ऐसी बड़ी कंपनियां जो लगभग 5000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, एक टारगेट लेकर के मुजफ्फरनगर में आ रहे हैं। उन सबको हमने आमंत्रित किया है। यानी कि अपॉर्चुनिटी मुजफ्फरनगर जनपद, सहारनपुर, मेरठ यानी मुजफ्फरनगर और सहित सहारनपुर मंडल, मेरठ वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर मोर्चा ने निजी स्कूलों की बढ़ती मनमानी और अभिभावकों पर आर्थिक दबाव को लेकर विरोध किया है। जिलाध्यक्ष शाहिद रजा ने कहा कि कई स्कूल अभिभावकों को अपनी दुकानों से किताब और सामान खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षक अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ जल्द और सख्त कार्रवाई होगी। मोर्चा ने लोगों से अपील की है कि वो इस लड़ाई में साथ दें और ऐसी किसी भी मनमानी हो, किसी भी तरह की कोई मनमानी हो तो उसकी शिकायत हम तक जरूर पहुंचाएं। मामला ये है, जिले के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी गुंडाई चल रही है, अवैध अगुवाई चल रही है। जो किताब 50 रुपए की है वो 600 की कर दी, जो 200 की है उसे 2000 की कर दी। 70% स्कूल ले रहा है और ये समझ लो गरीब का बच्चा ना स्कूल जा सकता, ना ही कोर्स खरीद सकता, ना ही फीस दे सकता। ये हालत है फिलहाल स्कूलों के। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि रामपुर में भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा समर्पित कार्यकर्ताओं के संघर्ष और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नीतियों की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी बनी है। नकवी ने ममता बनर्जी पर भी हमला करते हुए कहा कि पहले वो माटी और मायूस की बात करती थी, अब मांस, मछली और मुसलमान पर राजनीति कर रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे संघर्ष के साथ, संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश की प्रगति और देश के विकास और राष्ट्रवाद के सशक्त समर्पण के साथ जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो से ग्लोबल हीरो बनी है, उसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने कि बिना रुके हुए, बिना थके हुए भारतीय जनता पार्टी को आज यहाँ तक पहुँचाया, उसी का नतीजा है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में उनकी नीतियाँ जो रही हैं, पंचनिष्ठाएँ रही हैं, उसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी के तौर से देखी है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का चुनाव फिर चर्चा में है। पहले से कार्यरत बॉडी के जीत का दावा किया है, वहां दूसरा पक्ष चुनाव शेड्यूल को लेकर सवाल उठा रहा है। कल संगठन के दफ्तर में चुनाव हुए और परिणाम में डॉक्टर आजम मीर खान को फिर से निर्विरोध जनरल सेक्रेटरी चुना गया। उनकी पूरी टीम की विजयी रही। इसके बाद दूसरा पक्ष इस चुनाव प्रक्रिया को अवैध मान रहा है और चुनौती दे रहा है। मामला संगठन में मतभेद और कानूनी विवाद पर रूप ले रहा है। दोबारा अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआओं से दोबारा जनरल सेक्रेटरी की जो है जिम्मेदारी मुझे मिली है और हमारी पूरी टीम पहले की तरह जीत कर आई है। कल 5 तारीख थी, 5 तारीख को हमारा इलेक्शन 10:30 बजे डिक्लेयर हो गया और 10:30 बजे हमको ये जिम्मेदारी दोबारा से जो है
हैंड ओवर कर दी गई। कितने लोग जीते हैं उसमें हम लोगों के 29 मेंबर होते हैं, जिसमें 4 चेयर और 25 मेंबर होते हैं। 25 मेंबर जीत कर आए हैं, जिसमें से 3 चेयर हैं। एक चेयर पे दोनों लोगों ने जो है अपना विड्रॉ कर लिया था, तो वो जॉइंट सेक्रेटरी आउटसाइड दिल्ली जो है वो उस पर इलेक्शन हुआ। बाकी जनरल सेक्रेटरी पे मैं हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी लोकल पर डॉक्टर नूरुल अमीन है और जॉइंट सेक्रेटरी यूपी पर जो है अतहर इब्राहिम। और जो अब नई टीम जीत के आई है इनको मैं मुबारक देता हूँ। पहले तो दूसरा ये है कि हमें ये उम्मीद है कि अभी जो बचे हुए काम है यहाँ पर, अभी तो यहाँ की बिल्डिंग इसके काम हुए हैं, तो फ्यूचर में मुझे ये उम्मीद है कि पूरे दुनिया के अंदर रहने वाले ओल्ड बॉयज़ को ये टीम उसे जोड़ेगी और हर ओल्ड बॉय पूरे वर्ल्ड के अंदर वो अपने आप को ओल्ड बॉय का पार्ट बनेगा। इस पर हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के काम करेंगे। 4 सोसाइटीज़ ने पहली तारीख को एक नोटिस जारी किया जिसमें इलेक्शन शेड्यूल जारी किया। उसके बरक्स इन्होंने यहाँ पर एक अपना शेड्यूल चला रखा था इलेक्शन, तो उसको उसने पहले भी मना किया था कि ये इलीगल इलेक्शन है, आप ना कराएं, और उसको कल इन्होंने डिक्लेयर किया है ये इलेक्शन बिल्कुल इलीगल है। जो नहीं प्रोसीडिंग ये रहेगी आगे कि हमने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा था, हम तो डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ जो जेन्युइन इलेक्शन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या पुलिस ने विशेष अभियान में 203 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी ये मोबाइल श्रद्धालुओं और भीड़ वाले स्थानों से खोए हुए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने निर्देश पर सर्विलांस और थाना टीमों ने CIR पोर्टल के माध्यम से फ़ोन खोजकर उनके असली मालिकों को सौंपा है। मोबाइल लौटाने पर लोग बहुत खुश हैं और उन्होंने अयोध्या पुलिस का धन्यवाद किया है। CIR पोर्टल के माध्यम से आज दिनांक 6 अप्रैल 2024 को कोतवाली, अयोध्या और अन्य आसपास के थानों में जो पिछले दिनों यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं के मोबाइल खोए हैं या कहीं गिर गए हैं या चोरी हुए हैं, उन सभी का CIR पोर्टल के माध्यम से विवरण उपलब्ध कराते हुए इसको बरामद किया गया है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी अयोध्या श्री आशुतोष तिवारी और SOG प्रभारी श्री अमरेश त्रिपाठी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इनके द्वारा आज लगभग 203 मोबाइल की बरामदगी, जिसकी बाजार की अनुमानित कीमत 30 लाख से अधिक है, वो बरामद करके और कुछ उपभोक्ताओं को यहाँ बुला करके हस्तगत किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिन भी श्रद्धालुओं का या जिस भी व्यक्ति का मोबाइल अगर खोता है या कहीं चोरी होता है, तो उनको आपके माध्यम से CIR पोर्टल को उपयोग करने की आपके माध्यम से अपील भी की जा रही है। वहीं रामपुर में महिला कांस्टेबल लापता और उसके 2 वर्षीय बेटे लड्डू की कार में मौत का झूठा सड़क हादसा सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये पति दान सिंह और देवर रवि की सुनियोजित हत्या थी। लता को नशे की गोली दी गई और कार में आग लगा दी गई। बेटे के साथ दोनों कार में फंस गए। हत्या का मुख्य कारण बीमा और क्लेम का पैसा था। पुलिस ने पति और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि देवर और प्रदीप अभी भी फरार चल रहे हैं। 25 फरवरी की रात्रि को दान सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा एक सूचना दी गई कि यहाँ दुर्घटना हुई है। इस पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। दान सिंह जो मृतक महिला का पति था, उसने एक तहरीर दी जिसमें अज्ञात वाहन के विरुद्ध तहरीर दी गई कि दुर्घटना हुई थी। उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाता है और विवेचना शुरू की जाती है। गहनता से विवेचना उपरांत इसमें अन्य तथ्य सामने आने शुरू हुए और CO सिटी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई, जिसने बहुत सूक्ष्मता के साथ में सभी तथ्यों का परीक्षण किया। इसमें मृतक महिला को पति दान सिंह और रवि द्वारा कार में पेट्रोल डालकर जलाया गया था। महिला को नशे की गोलियां दी गई ताकि वाहन से वो उतर ना सके। महिला लेकिन इसके बावजूद वाहन से उतरने में कामयाब रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कचहरी परिसर में चचेरे भाइयों के जमीन विवाद के चलते गोली चली। गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया। आरोपी चचेरा भाई मौके से फरार हो गया। इस घटना से कचहरी में अफरा तफरी मच गई और वकीलों में हड़कंप फैल गया। न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। आज दिनांक 6/4/2026 को थाना कोतवाली सदर क्षेत्रांतर्गत कचहरी परिसर में पारिवारिक विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा एवं मारपीट की घटना हुई। दोनों पक्ष पेशे से अधिवक्ता हैं। इसी दौरान जसकरण के पुत्र
शिवम राज ज्ञानी उर्फ विराट द्वारा रामोतार के पुत्र जितेंद्र पर फायरिंग कर दी गई, जिससे वह घायल हो गए। मौके पर उपस्थित पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए घायल को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति स्टेबल बताई गई है। चिकित्सकों द्वारा बेहतर उपचार हेतु उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था कायम है। प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बताते चलें कि जालौन जिले के कालपी इलाके के ग्राम लोहार में खेत से एक पुरुष और एक महिला की सड़े गड़े शव मिले हैं। मृतकों की पहचान प्रमोद साहू और पूनम के रूप में हुई है। पुलिस को मौके पर बाइक, कीटनाशक और सल्फास की गोलियां भी मिली हैं। शुरुआती जांच में दोनों के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद मौत का कारण साफ होगा। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों के पहलुओं से जांच कर रही है। जनपद जालौन के थाना क्षेत्र कालपी के ग्राम लोहार में 2 अज्ञात शव प्राप्त होने की सूचना पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दोनों शव में एक शव महिला और एक शव पुरुष के हैं। शव के पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मोटरसाइकिल की शिनाख्त और परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोनों शवों की शिनाख्त की गई है। पुरुष का शव प्रमोद निवासी लोहार जो उसी गांव का रहने वाला है और महिला पूनम वाइफ ऑफ हरिशंकर ये। वहीं ये भी खबर जालौन से है। जालौन के कोच और आसपास के क्षेत्रों में रविवार को तेज बारिश और ओला की बारिश हुई। करीब 30 मिनट तक गिरने वाले ओलों से सड़क और खेत सफ़ेद चादर जैसे दिखने लगे। कई घरों और छतों पर ओले जमा हो गए और गलियां जलमंग हो गईं। ग्राम कुदरा बुजुर्ग के फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों का भारी नुकसान हुआ है। गेहूं और चना की फसल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। किसान प्रशासन से सफल क्षति का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं ये भी खबर जालौन से है। जालौन के उदैतपुरा हथेरी रोड पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खेत में गिर गई। कार नदी के पुल के पास लटकी मिली। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद कार चालक और सवार फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं जालौन के नदी गांव थाना क्षेत्र में आरोपी राजीव कुमार का फर्जी मृत प्रमाण पत्र न्यायालय में पेश करने का मामला सामने आया है। आरोपी के जमानतदार राज पचौरी और अन्य लोगों पर आरोप है कि उन्होंने दस्तावेज कूटरचित कर मुकदमे को समाप्त करने की कोशिश की। मामले की जांच में पता चला है कि आरोपी पिछले 6 महीने से जीवित है। न्यायालय के आदेश पर थाना नदी गांव में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान के लिए काम कर रही है। एक तहरीरी सूचना दी गई थी कि थाना नदी गांव पर पंजीकृत अभियोग 50/2023 धारा 363, 366, 376, 3/4 पास्को एक्ट व 325 SC/ST एक्ट से संबंधित अभियुक्त राजीव कुमार के जमींदार राज पचौरी पुत्र हरिओम पचौरी निवासी ग्राम बंगरा थाना माधवगढ़ जनपद जालौन द्वारा वारंटी अभियुक्त राजीव कुमार का मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के उद्देश्य से फर्जी व कूटरचित मत प्रमाण पत्र की छायापत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया, जिस संबंध में थाना नदी गांव पर राजीव कुमार पुत्र माता प्रसाद राय निवासी ग्राम तिसौआ धर्मपुर जनपद वैशाली बिहार राज पुत्र हरिओम निवासी ग्राम बंगरा थाना माधवगढ़ व अन्य के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।